नमस्कार। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास का लेक्चर 1 वीडियो हमने देखा। उसमें हमने यह देखा था उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में, यानी कि लेक्चर 1 वीडियो था। आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के आई बटन में मैं आपको ऊपर दे दूंगा। आप लोग वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। यह आधुनिक भारत इतिहास का जो है लेक्चर 2 वीडियो होगा। इसमें हम लोग भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का जो है आगमन के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि भारत में जो है यूरोपीय व्यापारी कंपनी जो है किस तरह से इंडिया आता है, यहाँ पर धीरे धीरे वो अपना व्यापार जो है स्थापित करता है और धीरे धीरे समस्त इंडिया पे जो है उसका कब्जा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। यानी कि 17 मई 1498 में जो है वास्को डी गामा कहाँ आता है? इंडिया आता है। इंडिया में भी कहाँ आता है? पश्चिमी तट पे जो है कालीकट वह पहुंचता है। कालीकट एक बंदरगाह है फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पर पहुंचने के बाद जो है वह क्या होता है कि यूरोप एवं इंडिया के बीच जो है समुद्री मार्ग की खोज कर देता है। यानी कि पहले क्या रहता था कि इंडिया के बारे में जो है बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता था कि इंडिया किस ओर है। तो वास्को डी गामा जो है ये काम करके जो है इंडिया और यूरोप के बीच जो है एक नए समुद्री मार्ग की जो है खोज कर दिया था। इस यात्रा में वास्को डी गामा को जो है भारतीय व्यापारी अब्दुल मसीद, ठीक है, ने सहयोग किया था। यानी कि जब वास्को डी गामा जो है इंडिया पहुंचा था, ठीक है, तो यूरोप और इंडिया के बीच जो है नए समुद्री मार्ग की जब खोज किया था तो इस खोज में जो है उसको मदद कौन किया था? यानी इंडिया ने उसको मदद कौन किया था? तो एक व्यापारी था, समुद्री व्यापारी उसको कहा जाए, उसका नाम था अब्दुल मसीद। उन्होंने ही क्या किया? वास्को डी गामा को हेल्प किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ गया होंगे। आगे हम लोग देखते हैं 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। अब देखिए क्या होता है कि जब वास्को डी गामा जब 17 मई 1498 को यूरोप और इंडिया के बीच एक नए समुद्री मार्ग की जब खोज करता है तो उसी क्रम में क्या होता है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो है ये पुर्तगाली वायसराय रहता है। और चूंकि पुर्तगाली ही थे वास्को डी गामा, 1505 ईस्वी में जो है इनको फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा को जो है इंडिया जो है वायसराय बनाकर भेजा जाता है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो है इंडिया कब आया था? तो 1505 में आया था। उसके बाद क्या होता है कि जस्ट 4 साल बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनाकर भेजा जाता है। पहले कौन आया? तो फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा आया। कब आया? तो 1505 में। उसके बाद जस्ट 5 यानी कि 4 साल बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत आता है पुर्तगाली वायसराय बनकर। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है। अब क्या होता है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क जब आता है 1509 में इंडिया, यह बीजापुर के एक शासक रहते हैं, उसका नाम रहता है यूसुफ आदिल शाह। उनसे जो है यह गोवा को क्या करता है? छीन लेता है या जीत लेता है। ठीक है, यानी कि दोनों में जो है युद्ध चला होगा। इस तरह से जो है गोवा जो है किसके अधीन हो जाता है? पुर्तगालियों के अधीन हो जाता है। कब? तो 1510 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन में। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो कोचीन में खोली थी, याद रखेंगे। आगे है कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। याद रखेंगे कि पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ पर खोला था? पुर्तगालियों ने कोचीन में खोला था। फिर आगे कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, उसका नाम था सन थोमे। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आते हैं। पहला डच यात्री जो है कार्नेलियन हाउटमैन को जो है माना जाता है, जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में जो है सुमात्रा द्वीप जो रहता है वहाँ पर यह पहुँचता है। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी जो है 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है। यानी कि उसके बाद कौन आता है? डच आता है। तो डच जो है अपना पहला व्यापारी कोठी जो है 1605 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित करता है? तो मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो डचों की दूसरी व्यापारी कोठी जो है पुलिकट में स्थापित होता है। यानी कि डच का जो है पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित होता है? तो मसूलीपट्टनम में। सेकेंड कब होता है? तो कि सेकेंड कहाँ पर स्थापित होता है? तो पुलिकट में स्थापित होता है। तो याद रखेंगे, हम लोग इसको थोड़ा क्रम से याद कर लेते हैं कि कंपनी जो है किस तरह से इंडिया में, और पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और कब आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर कंपनी का नाम दे दिया गया है, यहाँ पे स्थापना वर्ष है, हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए
पहला जो है पुर्तगाली आया था, हम लोग क्रम से याद रखेंगे। पहला कौन आया था? पुर्तगाली आया था। ईस्वी है इसका 1498 में, आप लोग जानते हैं 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली था, ठीक है, वो आए थे। उसके बाद आता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद आता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंतिम में आता है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो आप लोग याद रखें। देखिए सभी में क्या कॉमन है? सभी में कॉमन है ईस्ट इंडिया कंपनी, सब था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पश्चिमी मतलब कि देश के जो कंपनी है, इस तरह से नाम इसका दे दिया गया है। लेकिन सबों के आगे जो है देश लगा हुआ है। जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? तो 1498 में, याद रखेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आता है? 1600 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आता है? तो 1602 में आता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1664 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आता है 1731 ईस्वी में। फिर से मैं आपको एक बार क्रम याद कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग याद ध्यान देंगे। पहला कौन आता है? पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डच, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश, यानी कि लास्ट में स्वीडिश, प्रथम में पुर्तगाली, सेकंड में अंग्रेज, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि जब वह मसूलीपट्टनम में डच जब अपना पहला फैक्ट्री जो है स्थापित करता है 1605 ईस्वी में, और दूसरी बार जो वो अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करता है पुलिकट में, तो पुलिकट में जो स्थापित करने के साथ उन्होंने क्या करता है, स्वर्ण सिक्का जो है ढालता है, ठीक है। स्वर्ण सिक्का को फ्रेंड्स पैगोडा बोला जाता था, यानी कि सोना का सिक्का को ढाला हुआ सोना का सिक्का पैगोडा बोला जाता था, ढालता है। और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का जो है केंद्र बना लेता है, यानी कि पहला जो है मसूलीपट्टनम स्थापित करता है, उसके बाद पुलिकट स्थापित करता है डच, पुलिकट को ही जो है समस्त गतिविधियों का, यानी कि व्यापारिक समस्त गतिविधियों का जो है वह अपना केंद्र बना लेता है, यानी कि वहीं से जो है व्यापार को वह नियंत्रण रखता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखता है। अब देखिए, जितने भी कंपनी इंडिया में आते हैं उन सबों में जो है सबसे पहला कंपनी जो डच रहता है, जो प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखता है, ठीक है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 ईस्वी में हो जाता है। इसका रीजन है कि बेदरा का युद्ध अंग्रेज एवं डच के बीच हुआ था। देखिए कहा जाता है ना कि जब एक जंगल में जो है जब 4-5 शेर आ जाइएगा तो सभी जो है अपना वर्चस्व के लिए लड़ाई तो लड़ेगा ही। तो सब जो है सबका मेन उद्देश्य था कि इंडिया को में आना, यहाँ पर जो है व्यापार करना, चूँकि उस वक्त जो है इंडिया व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और इनमें क्या होता है, लड़ाई हो जाता है, यानी कि डच में और अंग्रेज में दोनों में क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। और इस युद्ध का नाम है बेदरा युद्ध, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध जो है किसके और किसके मध्य लड़ा गया था, ठीक है। तो अंग्रेज और डच के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1759 ईस्वी में। और कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है हार होती है, और वहाँ से जो है इसका पतन शुरू हो जाता है, यानी कि वर्चस्व किसका शुरू हो रहा है, अंग्रेज का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व शुरू हो रहा है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वर्चस्व यहाँ से कम होना शुरू हो जाता है। आगे है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र देता है, कि अधिकार पत्र में रहता है कि आप इंडिया जाइए और वहाँ पर जो है आप लोग व्यापार कीजिए। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? तो 217, ठीक है। और पहला गवर्नर जो है टॉमस स्मिथ था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार मिल गया कि आप लोग जाइए भारत में जो है आप व्यापार कीजिए। और प्रथम में जो 217 साझेदार थे, उस सब में से पहला गवर्नर जो है बनाया था किसको? टॉमस स्मिथ को, कि आप लोग जो है इस सब पर जो है आप लोग नज़र रख सकते हैं, यानी कि टॉमस स्मिथ जो है इस सब पर नज़र रखेगा। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज जो है कैप्टन हॉकिंस था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में आया था। किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक के दरबार में जो है कैप्टन हॉकिंस आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? 1609 ईस्वी में आया था, ठीक है। और राजदूत किसका था? तो जेम्स प्रथम का था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि कह रहा है कि भारत जो है आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन, याद रखेंगे ये भी, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना करता है। अब देखिए, मसूलीपट्टनम में जो है डच भी स्थापना करता है पहला बार, उसके बाद डच सेकेंड बार कहाँ करता है? तो पुलिकट में करता है। और लास्ट में क्या हमने देखा कि पुलिकट को ही जो है वह समस्त अपना राजधानी बना लेता है, और वहीं से जो है व्यापारिक जो है गतिविधि पर वह नियंत्रण रखता है। तो उसी
तरह से अंग्रेज भी क्या करता है, 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज ने मसूलीपट्टनम को ही जो है व्यापारी कोठी बना लेता है। ठीक है, जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारी कोठी फैक्ट्री खोलने की जो है इजाज़त यहाँ पर दे देता है। यानी कि मसूलीपट्टनम में पहला बार 1611 में वो अपना फैक्ट्री खोलता है अंग्रेज। फिर क्या करता है, जहांगीर जो शासक उस वक्त रहता है 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर देता है कि अंग्रेज को कि आप लोग जो है सूरत में अपना फैक्ट्री जो है खोलिए और वहाँ से जो है अपना व्यापार कीजिए। ठीक है, तो सेकेंड बार कब खुलता है, तो सूरत में। तो याद रखेंगे, पूर्वी में जब पूछेगा तो मसूलीपट्टनम में अंग्रेज जो है अपना व्यापारिक कोठी खोलता है, और जब पश्चिम की बात करेगा तो आप लोग याद रखेंगे कि सूरत में खोलता है। ठीक है, तो पूरब में मसूलीपट्टनम में कब, तो 1611 में खोलता है, और पश्चिम में सूरत में कब अपना फैक्ट्री खोलता है अंग्रेज, 1613 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जो कि मैंने आपको बताया अभी, जबकि पश्चिम तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी की स्थापना करता है। तो दोनों में अंतर है, आप याद रखेंगे। पूरब में जब बात करेगा तो मसूलीपट्टनम में 1611, और पश्चिम में बात करेगा तो सूरत में खोलता है, चूँकि गुजरात में जो है सूरत पड़ता है और वह गुजरात जो है पश्चिम में है 1613 ईस्वी में। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में जो व्यापारिक कोठी खोलने का जो है यह प्रयास करता है अंग्रेज, लेकिन उस वक्त जो है वह असफल रहता है। ठीक है, आगे है कि 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजता है। पहले कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में। अब जो है जब सम्राट बदलता है जेम्स प्रथम, ठीक है, ये सम्राट जेम्स प्रथम जब आते हैं, ये किसको भेजते हैं, सर टॉमस रो को अंग्रेजी मतलब राजदूत बना के जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। रो फरवरी 1619 तक भारत में रहता है। रो जहांगीर एवं खुर्रम, जिसको हम लोग शाहजहां बोलते हैं, और शाहजहां का मूल नाम फ्रेंड्स रहता है खुर्रम। ठीक है, तो खुर्रम से जो है अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्रदान करने में सफल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है यह चालाकी दिखाता है, कौन, सर टॉमस रो चालाकी दिखा के जहांगीर से जो है, और शाहजहां जो उसका बेटा रहता है जहांगीर से, वो दोनों से जो है कुछ बातों पे जो है व्यापारिक जो है मतलब छूट प्रदान हुआ कर लेता है। इस चीज़ में जो है वह सफल हो जाता है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला जो है फरमान देता है, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान 500 पैगोडा, यानी कि पैगोडा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि पैगोडा किसको बोला जाता था, कि स्वर्ण, यानी कि सोना का जो है ढाला हुआ सिक्का रहता था, उसको हम लोग पैगोडा बोलते थे। तो 500 पैगोडा वार्षिक जो है कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। यानी कि क्या होता है कि जब ये टॉमस रो जब आता है, तो वह मुगल दरबार में जब आता है, तो जहांगीर और शाहजहां से कुछ मामले में जो है छूट प्रदान कर लेता है कि हम यहाँ पर जो है व्यापार करेंगे। तो उसी क्रम में क्या होता है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के एक सुल्तान रहते हैं, वो एक सुल्तान मतलब कि सुनहला जो है फरमान पारित कर देते हैं अंग्रेज के लिए कि आप लोग जो है 500 पैगोडा वार्षिक हमको कर दीजिए, और गोलकुंडा का जो बंदरगाह है उस पर जो आप स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये किस तरह से चालाकीपना कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या होता है कि पूरा इंडिया में इस तरह से चालाकीपना करके जो है पूरा इंडिया में ये व्यापार अपना स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गोलकुंडा के जो शासक को जो है कितने पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के बंदरगाह को ले लिया था, तो 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाह को क्या किया, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई प्रकार की नहीं है कि जो आपको कर देना पड़ेगा, आप जैसे मन तैसे आप कर सकते हैं। आगे है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। अब देखिए, जिसको हम लोग मतलब कि देहाती भाषा में हम लोग बटैयार बोलते हैं। ठीक है, कि हम इतना व्यापार करेंगे, इतना खेती में हम लोग जो है उपज उपजाएंगे, फिर इसका आधा या जो भी परसेंटेज होता है हम लोग आपको देंगे। उसी तरह से जो है क्या होता है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी एक जगह रहता था, वहाँ के राजा से मद्रास जो है पट्टे पर ले लेता है। ठीक है, पट्टा पे ले लेता है, और वहाँ पर जो है कोठी का निर्माण करता है। उस कोठी का नाम रखता है फोर्ट सेंट जॉर्ज परा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है दोस्तों कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी का मुख्यालय बनता है। देखिए कितना जो है यहाँ पे चालाकी दिखा रहा है कि उसको जो है मद्रास को है पट्टे पे ले लेता है, यानी कि हम परसेंटेज पे कि हम आपको इतना कमाई का जो है जो हिस्सा होगा हम आपको देंगे, और वहीं पे क्या करता है कोठी एक बनाता है, उस कोठी का नाम वो रखता है फोर्ट जेम्स जॉर्ज नाम रखता है। और यही जो है कालांतर में यानी कि बाद में जो है आगे चल के अंग्रेज का जो है वहाँ पर अंग्रेजी मुख्यालय बनता है कंपनी का। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि 1661 ईस्वी में जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ जो है ब्रेगेंजा रहती है, वहाँ का राजकुमारी का नाम है
पुर्तगाली राजकुमारी का नाम क्या है कि कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, और ब्रिटेन के एक राजकुमार रहते हैं चार्ल्स द्वितीय। दोनों का जो है विवाह होता है। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान करता है। ठीक है, क्या होता है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा रहती है, और एक राजकुमार रहते हैं ब्रिटेन के, उसका नाम रहता है चार्ल्स द्वितीय। उन दोनों का विवाह होता है। इस अवसर पर पुर्तगाली क्या करते हैं, जो कि पुर्तगाली की तरफ से रहता है लड़की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, उनकी तरफ से जो बम्बई जो है दान में दे दिया जाता है। किसको, चार्ल्स द्वितीय को, यानी कि अंग्रेज को। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 जो है पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। अब देखिए ये क्या करता है ससुरा कि 1668 ईस्वी में 7 साल तो जो है आराम से जो है खाता है। फिर क्या करता है कि 1668 ईस्वी में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को यह क्या करता है, दे देता है कि जाओ अपना अपना जिस तरह से जो है अपना व्यापार करना है, हमको जो है सिर्फ इतना 10 पाउंड हमको वार्षिक किराया तुम हमको देगा। ठीक है, इस तरह से उसको दे देता है। कौन, चार्ल्स द्वितीय। किसको दे देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कर देता है। क्यों नहीं करेगा भाई, अब जब बम्बई हम ले लिए हैं पट्टा पे, यानी कि 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर, तो सूरत से चूंकि वहाँ पर जो है उसको व्यापार करने में प्रॉब्लम होती थी, और वो क्या किया कि वहाँ से मुख्यालय हटा के कहाँ ला दिया, बम्बई ला दिया। कब, तो 1687 ईस्वी में ला दिया। आगे है कि गोराल्ड ऑंगियर सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का जो गवर्नर रहता है, बम्बई शहर का स्थापना करता है। तो आपसे पूछेगा कि बम्बई शहर का स्थापना किसने करता है, तो गोराल्ड जो है ऑंगियर करता है। ठीक है, और वह जो है उस वक्त क्या रहता है, तो सूरत का प्रेसिडेंट रहता है और बम्बई का जो है गवर्नर रहता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बंगाल के शासक जो है शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को जो है 2 पार्ट में देखा कीजिए। पहला पार्ट में आपने यदि मान लीजिए वीडियो का ड्यूरेशन जो है 30 मिनट या 40 मिनट है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 20 मिनट जो है एक जो है बार में आप लोग देखें। फिर जो है आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट जो है 7 मिनट आप जो है मूड फ्रेश कर लें। ठीक है, और फिर जो है फिर बैठें, और फिर जो है आधे जो पार्ट बचे हों उसको आप लोग देख लें। इस तरह से करने के बाद क्या होगा कि आप लोगों को जो है लंबे समय तक याद रहेगा, और आपको जो है बोरियत फील भी नहीं होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि थोड़ा वीडियो लंबी होने के बाद जो है एक समय में 40-45 मिनट बैठना थोड़ा जो है इस तरह से बातें होती है, तो आप लोग जो है इस तरह से कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को जो है व्यापारिक छूट के प्रदान करता है। तो याद रखेंगे कि किसने सर्वप्रथम जो है अंग्रेज को 1651 ईस्वी में जो है व्यापारिक छूट प्रदान करता है, तो शाह शुजा। इस अनुमति को जो है निशान कहा जाता था, यानी कि ये जो अनुमति दिया था शाह शुजा ने, इसको क्या कहा गया, निशान कहा गया कि जाइए आप लोग जो है व्यापार करिए, इस तरह छूट दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की, और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। मतलब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो जमींदारी ले लेता है, ठीक है, जिसमें 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर, ये 3 गांव को जो है वो जमींदारी लेता है 1200 रुपया के भुगतान कर पर। ठीक है, हम आपको 1200 रुपया भुगतान कर देंगे और ये तीनों हमको दे दो। यहाँ पे फिर क्या करता है अंग्रेज कि फोर्ट विलियम जो है का निर्माण कर देता है। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, जब फोर्ट विलियम जब स्थापना हो जाता है, तो चार्ल्स आयर को जो है फोर्ट विलियम का प्रथम जो है प्रेसिडेंट घोषित करता है या बनाया जाता है। कालांतर में यानी कि बाद में यही जो है कलकत्ता यानी कि कोलकाता भी वर्तमान में नगर कहलाता है, जिसकी नींव जॉर्ज चर्न यानी कि चारनोक रखता है। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है कि कोलकाता की नींव जो है किसने रखा था, तो जॉर्ज चारनोक। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में जो है स्थापित करता है। ठीक है, यानी कि भारत में जो है फ्रांसीसी जो है प्रथम कोठी कहाँ स्थापित करता है, तो 1668 ईस्वी में जो है स्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में जो है कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे हम लोग देखते हैं कि 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देश जो है रहता है कि फ्रैंकिस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव जो है प्राप्त किया, जो कालांतर में पुडू यानी कि पांडुचेरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए अब क्या होता है कि 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक जो रहते हैं फ्रैंकिस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी रहता है, उसे जो है पुदुचेरी नामक एक गांव जो है प्राप्त कर लेता है। ठीक है, चलकपनी से, जो कालांतर में जो है पांडिचेरी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है चूँकि 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी में होता है। इसका कारण रहता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, यानी कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार कौन बनेगा, उसका जो है शासक कौन बनेगा, इसी से जो है रिलेटेड वह युद्ध होता है। 1748 ईस्वी में
हुई एला सायल की संधि के साथ जो है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, और इसी संधि के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध भी जो है क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि याद रखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो 1746 से 48 ईस्वी में होता है। इस युद्ध का कारण क्या रहता है, तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध है। इसको कहा जाता था कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार कौन बनेगा। और यह युद्ध कैसे समाप्त होता है, तो 1748 ईस्वी में एला सापल की संधि से जो है यह युद्ध समाप्त हो जाता है, और इसी के साथ जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध का समाप्ति हो जाता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे कि दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ हुआ ठीक है। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो 1746 से 48 ईस्वी में होता है, और दूसरा यानी कि जस्ट जो है लगले यानी कि 1749 से 1754 ईस्वी में जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध में जो है किस फ्रांसीसी गवर्नर की हार होती है, तो डुप्ले की हार होती है। ठीक है, उसे वापस बुला लिया जाता है और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया जाता है, और उसके बाद जो है पुडुचेरी के जो है संधि हो जाता है, और यह संधि के साथ जो है युद्ध विराम हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 होता है, जिसमें जो है युद्ध का कारण होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और यह युद्ध जो है समाप्त हो जाता है एला सापल की संधि के साथ। फिर क्या होता है कि 1749 में कर्नाटक का द्वितीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और यह 1749 से लेकर 1754 तक चलता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर जो है डुप्ले की हार होती है, और यहीं से एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कर्नाटक युद्ध में जो है डुप्ले की हार होती है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय, इस तरह से पूछा जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है, इसको वापस बुला लिया जाता है, और इसके जगह पर जो है एक अलग गवर्नर जो है बना के भेजा जाता है, उसका नाम रहता है गोडेहू। और वह क्या करता है कि संधि करता है, पुडुचेरी की संधि करता है अंग्रेज के साथ, और इसी के साथ जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की भी जो है समाप्ति हो जाता है। फिर क्या होता है कि 1754 के बाद यानी कि 1756 में तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है तुरंत प्रारंभ हो जाता है, यानी कि 1756 से 1763 ईस्वी के बीच होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि 1700 जो है 56 में से 1763 ईस्वी में कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यह किस संधि के द्वारा समाप्त होता है, तो पेरिस की संधि के साथ। तो फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि कर्नाटक युद्ध तीनों। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब होता है, 1746 से 1748, यह किस संधि के साथ समाप्त होता है, तो एला सापल की संधि के साथ यह समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो 1749 से 1754 ईस्वी में होता है, यह किस जो है संधि के साथ समाप्त होता है, तो पुडुचेरी की संधि के साथ जो है यह समाप्त होता है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है किसकी हार होती है, डुप्ले की हार होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 ईस्वी चलता है। इस युद्ध जो है यानी कि यह युद्ध जो है किस संधि के समाप्त होता है, तो यह संधि समाप्त होता है यानी कि यह युद्ध होता है पेरिस के संधि के साथ समाप्त हो जाता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीबास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांडीबास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में फ्रेंड्स वांडीबास का युद्ध हुआ था। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजी सेना जो है सर आयरकूट के नेतृत्व में जो है यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जो है फ्रांसीसियों की जो है हार होती है। यानी कि अंग्रेज सेना आयरकूट और फ्रांसीसियों के बीच जो है वांडीबास का युद्ध होता है। कब होता है, 1760 में होता है, जिसमें हार किसकी होती है, तो फ्रांसीसियों की हार होती है। तो याद रखेंगे वांडीबास का युद्ध 1760 में। आगे हम लोग देखेंगे 1761 में, यानी कि 1760 के बाद 1760 में वांडीबास युद्ध, उसके जस्ट एक साल बाद यानी कि 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लेता है। समझ गए, 1761 में यानी कि फ्रांसीसियों की क्या करता है कि अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को क्या करता है, छीन लेता है। पौंडीचेरी की संधि कौन युद्ध में हुआ था, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हुआ था। क्या करता है, उसे छीन लेता है, किससे, फ्रांसीसियों से। आगे है कि 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को जो है लौटा देता है, किसको, फ्रांसीसियों को। यानी कि 1763 में जो है युद्ध होता है तृतीय कर्नाटक युद्ध, उसमें जो है पेरिस की संधि के साथ जो है युद्ध समाप्त होता है। तो पेरिस संधि के द्वारा जो है जितने भी वह सब ले लिया था अंग्रेज फ्रांसीसियों से, उसमें क्या करता है कि चंद्रनगर को, ठीक है, ये चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को जो है फ्रांसीसियों को लौटा देता है, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी के तक जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यह देखा इस वीडियो में कि
फ्रांसीसी ये जितने भी यूरोपीय कंपनी थे वह इंडिया में धीरे धीरे आए और वहाँ पर जो है अपना पैर पसारे। किसी ने जो है मसूलीपट्टनम में, पुलिकट में, किसी ने सूरत में, इस तरह से जो है अपना व्यापारी कोठी जो है खोला। फिर सबों के बीच जो है किसी ना किसी से युद्ध होता है, कर्नाटक युद्ध होता है, 3 गो युद्ध इस तरह से। फिर जो है हमने इस वीडियो में यह पढ़ा कि जो भी गवर्नर थे, कोई जैसे डुप्ले थे, वो जो है यहाँ पे हारे हैं, ठीक है, द्वितीय जो है कर्नाटक युद्ध में जो है हार जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में जो है सारांश के रूप में हमने यह पढ़ा कि भारत में जो है यूरोपीय कंपनी को जो है आगमन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और वो अपना भारत पे जो है आधिपत्य कैसे जमाता है, हमने इस वीडियो में देखा। यह जो है आधुनिक भारत इतिहास का लेक्चर 2 वीडियो था। लेक्चर 3 वीडियो जो है तुरंत जो है कुछ दिन में, इनकी 2 से 3 दिन में जो है आ जाएगी फ्रेंड्स। तब तक आप लोग जो है वीडियो को जो है देखिए 1 से 2 बार, और आपको जो है उम्मीद है कि याद रही जाएगी। मिलते हैं आपको लेक्चर 3 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ फ्रेंड्स, लेक्चर 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 का मैं जो है लिंक ये आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है इसको देख सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।